नहीं है अगर आप ढंग से लर्न करना जानते हो। बड़ा बड़ा बिजनेस करें, नॉलेज का ब्रॉडकास्ट, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी बिकॉज नो रिपीट टेलीकास्ट। अब बस थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। जुड़े रहना मेरे साथ, नो रिपीट टेलीकास्ट, और तेज चलूंगा। और फाइनली आपको फिर से याद दिलाता हूं मैं, अगर कल को अच्छा बनाना है तो आज कुछ अच्छा कर लीजिए। 1000 आईबीसी को हम लोग ये 10 लाख रुपए के कोर्सेज फ्री दे रहे हैं इस समय, क्योंकि हमने आईबीसी 4.0 लॉन्च किया है और केवल 1000 कस्टमर को 75 कोर्सेज, सारे स्पेशलाइज कोर्सेज, अपना रिपोजिटरी पूरी की पूरी, अलादीन का चिराग, ये सब चीजें 10 लाख रुपए की सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बोर्डलाइन नंबर है, बीच में आप उनको फोन भी कर सकते हो, बाद में कर सकते हो। वेबिनार खत्म होने के बाद एक काम और कर लेना, पिछली बार मैंने 50 लोगों को कोर्स फ्री दिया था, तो वो क्या करना, आपको 2 मिनट का एक फीडबैक वीडियो आप मेरे लिए बना सकते हो, जिसमें आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बड़ा बिजनेस को टैग भी कर सकते हो ट्विटर पे, यूट्यूब पे वीडियो बनाइए और जो टाइटल टैग है उस पर लिखिए रिव्यू एंड फीडबैक ऑफ सेमिनार बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस। इससे मैं आपको सर्च कर लूंगा, रिव्यू एंड फीडबैक ऑफ सेमिनार बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस, इतना लिख दीजिएगा और अपना वीडियो 2 मिनट का 1 मिनट का अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पे कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या सीखा है। जैसे हमने पिछली बार भी 50 लोगों को हमने अवार्ड दिए थे, ये उनकी फोटोग्राफ्स भी आप देख पा रहे हैं जिन लोगों को हमने अवार्ड दिए, ऐसे ही इस बार भी हम देंगे जिन लोगों के वीडियोस पे व्यूज आते हैं, जिनके वीडियो शेयर किए जाते हैं, हम उनको भी इस बार धन्यवाद करेंगे। ये हमारा अपना तरीका है। बहरहाल आगे चलते हैं, पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी 50 टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी में मैं अब आ रहा हूं। मीटिंग्स एंड पेपर वर्क, बहुत क्विकली चलूंगा इसमें। अच्छा देखो, कुछ बॉसेस जो होते हैं ना, वो रोज इसी बात के लिए मीटिंग करते हैं कि इतनी मीटिंग के बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा है, और इसी बात पे वो मीटिंग करते हैं कि मीटिंग बहुत हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग होती जा रही है। इस बात के लिए भी मीटिंग कर लो कि मीटिंग तो हो रही है पर काम क्यों नहीं हो रहा, और उसके लिए एक और मीटिंग कर बैठते हैं। मीटिंग होती क्या है, मीटिंग कुछ लोगों की एक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ लोग जो कुछ कर नहीं पाते पर लेकिन एक साथ बैठ करके ये तय कर लेते हैं कि कुछ किया भी नहीं जा सकता है। A group of men who individually cannot do anything, but as a group they decide that nothing can be done. तो क्या कहते हैं इसको कि 12 लोग जब मिलके बैठ के एक आदमी का काम करते हैं उसको बोलते हैं मीटिंग। ये मीटिंग का ब्रांड इसलिए खराब हो गया है क्योंकि मीटिंग फालतू के लोग करते हैं, करने वाले काम होते नहीं है, लेकिन बातें करने वाले लोग बहुत हो जाते हैं। एक छोटी सी केस स्टडी देता हूँ। 2 बिजनेसमैन थे, एक्सपोर्टर, दिल्ली में काम करते, दिल्ली के पास एक छोटे शहर में बल्लभगढ़ के अंदर। दोनों वहाँ कपड़ा बनाते थे और एक लोकेशन को दिया करते थे कपड़ा। तो श्यामलाल के पास भी 7 आदमी थे, घनश्याम लाल के पास भी 7 आदमी थे। श्यामलाल के पास 50% मार्केट शेयर था, घनश्याम लाल के पास 50% मार्केट शेयर था। दोनों 10-10 करोड़ का काम किया करते थे। श्यामलाल अच्छा कर ही रहे थे, लेकिन घनश्याम लाल किसी एक्सपर्ट से मिले, उसने कहा घनश्याम लाल 50% पे क्यों हो भाई, बढ़िया टीम हायर करके लेके आओ, तुम्हारे जो 7 आदमी है सीनियर 7 आदमी लेके आओ, तुम्हारा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। घनश्याम लाल बोला अच्छा ऐसा, सीनियर आदमी ले आता हूं। तो घनश्याम लाल सीनियर आदमी हायर करके ले आया। 1 साल बीता, 1 साल बीतने के बाद श्यामलाल जिसने नए लोग हायर नहीं किए उसका तो बिजनेस बढ़ गया, वो 75% पे चला गया, और घनश्याम लाल जो सीनियर आदमी हायर करके लाया था उसका बिजनेस हो गया 25%। बोला क्या चक्कर है, क्या चक्कर है, क्या चक्कर है। तो पता किया, और पता किया तो समझ में आया कि भाई श्यामलाल के पास में 6 वर्कर 1 मैनेजर था और इसके पास में 1 वर्कर 6 मैनेजर थे, यानी कि 6 मैनेजर मिलकर के 1 वर्कर से काम करा रहे थे। 6 मैनेजर मिलकर के 1 वर्कर को पता, सीनियर आदमी आ गए, सीनियर हो गए तो मीटिंग करते थे 6 मैनेजर और 1 वर्कर को काम दे देते थे। तो घनश्याम ने क्या किया, यार मैं तुम महंगे आदमी ले आया फिर भी धंधा कम हो गया, मैनेजमेंट कंसल्टेंट को बुलाया, भैया तुम आओ जरा मुझको बताओ गलती क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट आया, उसने कहा भाई ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। बोला वो क्या होता है, बोला इनके डेजिग्नेशन चेंज करने पड़ेंगे, 6 लोग 1 आदमी को डायरेक्शन दे रहे हैं, ऊपर टॉप पे एक रखो डायरेक्शन वो देगा, ठीक है। 1 साल के बाद क्या हुआ, 1 साल के बाद देखा भाई जो श्यामलाल था वो तो 75 से 95% पे चला गया, घनश्याम लाल 5% पे रह गया। बोला यार कंसल्टेंट लाने के बाद भी दिक्कत, तो पता चला उसने रिस्ट्रक्चरिंग क्या करी थी, उसने कहा था कि जो 6 सीनियर लीडर हैं उनमें 1 नेशनल हेड रख दो, 2 सेल्स स्टेट हेड रख दो और 3 रीजनल हेड रख दो और फिर 1 वर्कर रख दो। तो नेशनल हेड स्टेट हेड को बताते थे करो, स्टेट हेड बेचारे रीजनल हेड को बताते थे तुम करो, और रीजनल हेड वर्कर को बताते थे तुम, तो करने वाला अभी भी एक ही था। अब घनश्याम लाल और परेशान, यार मैं सीनियर आदमी भी ला रहा हूँ और धंधा भी कम होता जा रहा है। तो घनश्याम लाल ने क्या किया, एक HR एजेंसी लेके आया, बोला तुम परफॉर्मेंस चेक करके बताओगे परफॉर्मेंस आ क्यों नहीं रही है, मैं तो सीनियर आदमी लेके आ गया हूँ। तो वो है कंसल्टेंट आया, उसने आकर के इंटरव्यू किया सबको कि भाई परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। तो परफॉर्मेंस में जब सबको इंटरव्यू किया, चेक किया, नेशनल हेड को इंटरव्यू किया, स्टेट हेड को किया, रीजनल हेड को किया और उस बेचारे 1 वर्कर को भी किया, तो उसने रिपोर्ट बना के दी कि वर्कर जो है ना डीमोटिवेट हो गया है और वही काम नहीं कर रहा है, इसीलिए सारी दिक्कत आ रही है। तो उसने बोला अब क्या किया जाए, तो उन्होंने वर्कर को निकाल दिया और बाकी 6 जो सीनियर थे उनको इंसेंटिव दिया कि तुमने हमारे को हेल्प की, मदद करी
स्टोरी ये बताने में कि काम हो क्यों नहीं रहा है। अब देखो यही लफड़ा है कि आदमी जो है मीटिंग पे मीटिंग करता रहता है, बात करने वाले लोग बहुत आते हैं और काम होता नहीं है। काम करना है भैया, काम करना है। मैं आपको अगली स्ट्रैटेजी से समझाता हूँ और उसके बाद बताऊंगा मीटिंग करनी कैसे चाहिए। अगली स्ट्रैटेजी मैं दे रहा हूँ आपको इंडियन आर्मी की, माई आवर्स टेक्निक बोलते हैं इसको, माई आवर टेक्निक। अपने आवर्स को ढंग से इवेल्युएट करो, कैलकुलेट करो। आप ना मैनेज नहीं कर सकते उसको जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो अपने आवर्स को मेजर करना चाहिए। आपको टाइम ट्रैकर रखना है, एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स रखना है। इफ यू वांट टू बी मोर प्रोडक्टिव यू नीड टू मास्टर योर मिनट्स। अपने मिनट्स को मास्टर करो कि आप कितना समय किस चीज पे लगा रहे हो। मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं हिसार गया कैंटोनमेंट में एक बार ट्रेनिंग करने के लिए। वहां बहुत सारे कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, जनरल सब थे जिनको मुझे ट्रेनिंग करने जाना था लीडरशिप पे। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैं पहुंचा शाम को 6 बजे, और 6 बजे पहुंचा तो वहां ब्रिगेडियर आए मेरे कमरे में, मिस्टर बिंद्रा। मैंने कहा हाँ जी, वी आर हैप्पी टू इनवाइट यू फॉर द डिनर। तो मैं कहा अच्छा ठीक है जी, आता हूँ डिनर पे। तो कितने बजे पहुंचना है? मिस्टर बिंद्रा आप 8:01 पे आ जाइएगा। है 8 मैं कहा 8 बजे आ जाओ? नहीं, 8:01 से पहले मत आइएगा। अच्छा, तो मैंने कहा उसके बाद आ जाऊं 8:05 तक, 8:10 तक? नहीं, 8:02 के बाद नहीं आइएगा। और मैं बड़ा परेशान हो गया है जी। मैं उस चक्कर में डिनर पे नहीं गया। मैं कहा यार ये इतना टाइट शेड्यूल दे दिया है, कहीं आगे पीछे चला गया, कोई बोल दिया किसी ने, मैं डिनर पे नहीं गया। उनका डिनर हो गया। अगले दिन मेरा सेमिनार से पहले मैंने शेफ को रात को बोला कि भाई ब्रेकफास्ट दे देना। सवेरे शेफ आया, बटलर था, बोला साहब कितने बजे आप ब्रेकफास्ट लेना चाहेंगे? मैंने कहा 7, 7:15 बजे देना सुबह सुबह। नहीं साहब 7 बजे के 7:15 बजे। मैं कहा ये भी बड़ा एग्जैक्ट है। मैं कहा 7:10 पे। अब मैं तैयार होने में लेट हो गया था, बाथरूम में था, घंटी पे घंटी बजे जाए। और मैं आया, दरवाजा खोला, 7:10 थे, वो ब्रेकफास्ट लेके आ गया। मैं कहा बड़े पंक्चुअल है सबके सब है जी। और उसके बाद अब मेरा सेमिनार का टाइम आ गया था, सुबह मेरा सेमिनार था। मैं कहा कितने बजे सेमिनार? उन्होंने कहा कि 8:29 से पहले मत आना, 8:30 के बाद मत आना। मैं कहा चक्कर क्या है जी, ये क्या सिस्टम है आपका? बोला नहीं मिस्टर बिंद्रा, 8:29 से पहले सारे कर्नल्स, सारे ब्रिगेडियर्स सब आएंगे, जनरल्स भी आ जाएंगे। 8:30 के बीच में, 8:29 और 30 के बीच में आप आएंगे। तो मैं कहा नहीं 8:31 पे आ जाऊंगा तो क्या? नहीं, 8:30 के बाद हमारे जनरल आएंगे, सबसे सीनियर जनरल, उनके बाद कोई नहीं आता है। मैं कहा मैं पहले आ जाता हूँ, 8:25 पे नहीं, वो आपका रिस्पेक्ट नहीं होगा। आपके पार्टिसिपेंट्स आपसे पहले आने चाहिए, फिर आप आएंगे, और जनरल के बाद कोई आता नहीं है तो इसलिए आप उनसे पहले आएंगे। तो वो दिन देख करके ना मेरे को डिसिप्लिन समझ में आया है जी। 8:29 के पहले नहीं और 8:30 के बाद नहीं। हो जी, मैं 8:20 पे ही हॉल के थोड़ा 200 मीटर पहले जाकर के बैठ गया। मैं कहा बीच में जो है ना बिल्कुल टाइमर लगा करके, और एकदम 8:29 2 सेकंड 1 सेकंड में वहां पहुंच गया, और 8:29 30 सेकंड पटाख से अंदर घुस गया। मैं कहा नहीं तो कोई बाद में बोल ना दे। ये था जी। हाँ, ये मेरे को बात समझ में आई कि पंक्चुअलिटी क्या होती है इंडियन आर्मी की। कोई मुझे एक बार चुटकुला भी सुना रहा था कि पंक्चुअल हस्बैंड इज अ लोनली मैन। वो वाइफ तो देर कर ही देती है, बेचारा हस्बैंड बहुत पंक्चुअल हो तो अकेला ही पड़ जाएगा, वेट ही करता रहेगा। इंडियन मिलिट्री का एग्जांपल है टाइम मैनेजमेंट का। सन अप से सन डाउन तक वो हर चीज को वेल ऑयल्ड मशीन की तरह करते हैं। इतना ट्रेंड होते हैं फास्ट और एफिशिएंट काम करने में। टाइम मैनेजमेंट उनके लिए नॉन नेगोशिएबल है। सिंगल फोकस, क्लियर, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और एफिशिएंट रिसोर्सेज और करेक्ट प्रायोरिटी के साथ काम करते हैं। दैट्स कॉल्ड इंडियन आर्मी। इनकी पूरी स्ट्रैटेजी उसी पे रहती है। बहरहाल 36 स्ट्रैटेजी, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड ऑल्टरनेटिव। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड ऑल्टरनेटिव का मतलब है choosing to do one thing means you are automatically choosing not to do all other things which you could have done at the same time. अगर आपने डिसाइड किया आप ये काम करेंगे, इसका मतलब आपने ये भी डिसाइड किया कि आप ये 10 काम नहीं करेंगे क्योंकि आप ये एक काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड ऑल्टरनेटिव। क्या मतलब हुआ कि आप पीपल शुड कम आउट एंड से व्हाट अ वैल्यूएबल मीटिंग इट वाज। इतना फोकस्ड होकर के एक काम करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे काम उसके चक्कर में छोड़े हैं। अब आपने इतने काम छोड़ दिए तो जो काम कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो। वरना स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि मीटिंग सबसे आसान तरीका है समय खराब करने के लिए, और आपको अननेसेसरी मीटिंग कम करनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट होती है। इतनी मैन पावर आकर के बैठती है, इतनी कॉस्ट लग जाती है उसके साथ में। आपकी मीटिंग से आपको आरओआई मिलना चाहिए, रिटर्न जो आपको मिले वो उस मीटिंग की कॉस्ट से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। मीटिंग को ट्राई करें हमेशा डिस्ट्रैक्शन के बिना रहे, क्योंकि 30 से 50% प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो मीटिंग में बहुत टाइम खराब कर देते हैं। और अदरवाइज क्या, कभी कोई ड्रॉप इन
कर जाता है, मीटिंग के बीच में टाइम वेस्ट होता है, कमिटी मीटिंग हो रही है, रिक्रूटमेंट इंटरव्यू हो रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग हो रही है, रिव्यू की मीटिंग हो रही है, क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो रही है। तो रिसर्चर कहते हैं कि 45% टाइम आप अपनी बेकार की मीटिंग्स को अवॉइड भी कर सकते थे, जो कि अनप्रोडक्टिव हो जाती है आपके लिए। अब इसको करना कैसे, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना, अगली स्ट्रैटेजी में समझते हैं। ROI एंड CBA ऑफ मीटिंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ मीटिंग। आप कोई भी मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग से पहले देखो कितने लोग बैठ रहे हैं। अगर 10 लोग बैठ रहे हैं तो उनकी पर आवर कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। अगर आप उस आदमी को 3 लाख रुपया महीना देते हो तो मतलब आप उसको 10,000 रुपये रोज का देते हो। 10,000 रुपये रोज का देते हो और वो 10 घंटे काम करता है, मतलब 1,000 रुपया घंटा उसका हो गया। और 1,000 रुपया घंटा अगर उसका लग रहा है, वैसे एक्चुअली ज्यादा लगेगा क्योंकि छुट्टी के दिन वो आता नहीं है, आता कम दिन है, करता है 24 दिन काम, तनख्वाह लेता है 30 दिन की, तो 24 दिन के हिसाब से निकालोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। अगर वो 1,500 रुपया घंटा ले रहा है और 10 लोग बैठ रहे हैं तो आपका 1 घंटे के 15,000 रुपये लग गए। अब उस 15,000 रुपये से आपने 75,000 रुपये कमाई कि नहीं कमाई, ये देखना चाहिए आपको। क्योंकि वो अगर यहाँ नहीं बैठते और जाके काम करते तो शायद 15,000 रुपए की कॉस्ट पे वो 30, 40, 50,000 रुपए आपको कमा के दे रहे थे। अब आपने उनके वो काम को रोका और यहाँ बिठाया, तो आपको उससे ज्यादा आउटकम निकालना चाहिए। क्या वो एक्सपेंस जस्टिफाइड है कि नहीं है, उस ROI मीटिंग से सक्सेसफुल प्रोडक्टिव निकल रही है कि नहीं निकल रही। आपकी मीटिंग हमेशा ज्यादा वैल्यूएबल होनी चाहिए उनकी बाकी एक्टिविटीज जो अदरवाइज करते हैं अगर वो मीटिंग में नहीं बैठते तो उसके मुकाबले। थिंक अबाउट योर टाइम एंड ऑल्सो द टाइम ऑफ अदर्स। पर आवर रेट पे कैलकुलेट करो और देखो कि अगर ये मीटिंग में नहीं बैठते तो कितने रुपए का काम कर देते, मीटिंग में बैठ रहे हैं तो कितने रुपए का काम निकाल लूंगा। वरना ज्यादातर मीटिंग में लैक ऑफ पार्टिसिपेशन के चक्कर में या लेट शुरू होने के चक्कर में, साइड में आजू बाजू आलतू फालतू बात करने के चक्कर में मीटिंग खराब हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है। कई बार अनक्लियर एजेंडा हो इसलिए भी टाइम वेस्ट होता है, कई बार आर्गुमेंट्स होते हैं टाइम वेस्ट हो जाते हैं, कोई लोग लेट आते हैं बीच में उनके चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता है, उनको दोबारा समझाओ। कभी कभार मीटिंग के लिए हम प्रिपेयर्ड ही नहीं होते, उस चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। कभी कभार मीटिंग का कंट्रोल ही लूज हो जाता है, बात हो रही थी कुछ अब होनी शुरू हो जाती है कुछ। कभी कभार हम लोग टॉपिक से ही भटक जाते हैं और हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते या किसी ऐसे आदमी को बिठा देते हैं जिसकी मीटिंग में कोई जरूरत ही नहीं, उसका पूरा ही टाइम वेस्ट होता है। ऐसा करके अगर मीटिंग बहुत अच्छी भी हो तो 60 मिनट में से, 1 घंटे की मीटिंग में 60 मिनट में से 12 मिनट तो वेस्ट होंगे ही होंगे, अंदर जाने में, बाहर आने में और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करने में, कुर्सी में बैठ के एडजस्ट होने में, इधर उधर सेटल होने में। 60 में 12 मिनट तो वैसे ही वेस्ट होते ही होते हैं। तो अब करें क्या, आप करिए ये कि आप मीटिंग मैनेजमेंट स्किल को सीखिए, अपने आप को इवैल्यूएट करिए। मेरी 38वीं स्ट्रैटेजी, मीटिंग मैनेजमेंट स्किल क्या होते हैं, पहले चेक करो कि भैया इस मीटिंग को अटेंड करने की कॉस्ट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इस मीटिंग क्या है ये एडिक्वेटली मैंने प्लान करी है कि नहीं करी, क्या मीटिंग 1 घंटे की थी 2 घंटे तो नहीं हो गई है, क्या मीटिंग वर्थवाइल कंट्रीब्यूट कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को, नहीं, क्या मीटिंग में सबके सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या खाली 4 लोग बात कर रहे हैं और बाकी 8 लोग फालतू आकर के बैठे हुए हैं, क्या मीटिंग अपने एजेंडा पे थी या एजेंडा से बाहर चली गई है, क्या मीटिंग बार बार अपने एजेंडा से हट जाती है, या फिर मीटिंग को मैं कुछ कम कर सकता हूं या मीटिंग आधी हो सकती थी क्या। अच्छा, लेट कमर जो है ना उनके लिए तो बड़ा स्ट्रॉन्ग नियम रख लो, एक बार स्ट्रॉन्ग नियम रख लो, उनको वापस भेज दो या उनको धमका दो या डांट दो, अगली बार से लोग लेट नहीं आएंगे। जैसे ही मीटिंग शुरू होती दरवाजा बंद कर देना चाहिए, लेट कमर को अलाउ ही नहीं करना चाहिए, अगली बार अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं तो एडजस्टमेंट, रेपिटेशन, उनके एक्सप्लेनेशन के चक्कर में 10-20% टाइम और वेस्ट हो जाता है। वो आकर के नई कुर्सी ढूंढेगा, आकर के अपनी जगह बनाएगा, पूछेगा, आजू बाजू बात करेगा क्या क्या बात हो गई करके। और फिर ये जीरो टॉलरेंस भी बिल्ड करो आपके, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसको बोलो भाई अगली बार से मत आ, जो मीटिंग में इंटरप्ट कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है या आर्गुमेंट ज्यादा करता है या फिर ग्रुप में कोई डिसीजन नहीं ले पाता है तो उसको भी बाहर कर दो, क्योंकि अगली बार इसकी जरूरत ही नहीं है हमारे को। अगर आप एक चेयरमैन है तो आपको भी ये देखना है कि मीटिंग आपके लिए भी जरूरी है कि नहीं है, इस मीटिंग में मैं कितनी देर की रखूं, क्या इससे कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, क्या इससे हम कुछ बड़ा अचीव कर पा रहे हैं, इसकी मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है, एवरेज सैलरी, बाकी लोग की सैलरी सबकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, इस सब का गणित निकालिए, तभी आपको फायदा होगा और उसी के बाद आप मीटिंग को इफेक्टिव कर सकते हैं। अब आप कहेंगे चलो मीटिंग तो हो गई, लेकिन मीटिंग के बाद आउटकम को कैसे डिफाइन करें, आउटकम को कैसे कंट्रोल करें, मीटिंग के बाद काम भी होना चाहिए। ऐसी मीटिंग कैसे करूं कि मीटिंग खत्म होते ही काम होना शुरू हो जाए और टाइमली काम खत्म भी हो जाए। तो उसके लिए मेरी अगली स्ट्रैटेजी 39th TRA TRS। TRA TRS का मतलब है टास्क, रिस्पॉन्सिबल, एक्शन स्टेप, टाइमलाइन, रिव्यूअर और सपोर्ट। 6 चीजें। इसका मतलब है क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा, इसको चेक कौन करेगा, बॉस कौन है यानी कि रिव्यू कौन करेगा, और कंट्रीब्यूटर किसकी मदद से करेगा। इसको बोलते हैं व्हाट, हु, हाउ, बाय, व्हेन, और इसका बॉस कौन है यानी कि रिव्यूअर कौन है, और सपोर्ट कौन करेगा, कंट्रीब्यूटर कौन है। अगर आप ये 6 चीजें लिख दोगे कि कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा, इसको चेक कौन करेगा, और आपने 6 चीजें लिख दी तो काम होने शुरू हो जाएंगे, काम आगे चल पड़ेंगे। कई बार क्या रहता है, मीटिंग में हो सब बैठे और हमने मीटिंग में समझ भी ली हाँ ये करेंगे, हाँ करेंगे, जान लगा देंगे, हम सब करेंगे, सब पूरी कंपनी मिलकर करेगी। बाहर निकलने के बाद लोग क्या बोलते हैं, मैं जरा चाय पी के आता हूँ, तू संभाल लियो। अब पता ही नहीं चला करेगा कौन काम। तो हर एक मीटिंग में आप नाम बड़ी क्लियरली लिख दीजिए कि
जब आपके पास टास्क, रिस्पॉन्सिबल एक्शन स्टेप, टाइमलाइन, रिव्यूअर और सपोर्ट, ये 6 चीजें होंगी तो काम अपने आप होने लग जाएंगे, क्योंकि रिव्यूअर इसको रिव्यू करेगा, एक्शन स्टेप जो पहले डिफाइन हो गए उनके हिसाब से ही काम होगा, जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है उसके नाम पे प्रश्न कर लिया जाएगा, अगर वो काम रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं कर पा रहा तो सपोर्टर अपने आप अंदर आकर के मदद करके चला जाएगा। फिर भी इन सबको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेरी 40 स्ट्रैटेजी, स्टैंड अप मीटिंग करो। टेबल पे बैठना नहीं, कुर्सी पे बैठना नहीं, मीटिंग को शॉर्ट कर दो, खड़े खड़े मीटिंग कर दो, एक कमरे में आओ भाई सारे के सारे खड़े हो जाओ, सर्कल में खड़े हुए, इसको बोलते हैं स्टैंड अप मीटिंग या वॉकिंग मीटिंग। ये क्या तरीका है? ये एक रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है कि आपका मीटिंग 50% कम टाइम में हो जाती है, इससे टाइम कम लगता है, डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। रिसर्च कहता है स्टैंड अप मीटिंग बेटर कोलैबोरेट करती है, हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। खड़े खड़े मीटिंग करो, आ जाओ। अब वो क्या होगा, जो मीटिंग 20 मिनट की होनी थी 10 मिनट में हो जाती है, क्योंकि अंदर बैठना, आना, कुर्सी पे अपनी जगह बनाना, उठना, वापस निकलना, ये सब में फालतू टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और अदरवाइज रिसर्च के हिसाब से 34% तो कम से कम समय आपका बचता ही बचता है। अगर 50% नहीं बचता तो 34% कम से कम बचेगा स्टैंड अप मीटिंग में। आगे चलते हैं। एक और चीज है कि मीटिंग्स तो ठीक है, लेकिन मीटिंग्स के बाद कई डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, कहीं मेल्स आती हैं, कहीं आपको सबको भी स्टडी करना है, तो उसके लिए है 3D टेक्निक 41। मतलब इसमें 3 D होते हैं, डॉक्यूमेंट, डील विद इट, डिलीट इट। या तो कोई आपका पेपर आया, आपको आगे जरूरत पड़ेगी उसको डॉक्यूमेंट कर दो, जिसपे अभी डिसीजन लेना है उससे डील कर लो, और जो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, लगता है यार बहुत ट्रिवियल बेकार की चीज है, उसको डिलीट कर दो, पर डिसीजन जरूर ले लो। अदरवाइज इफ यू कीप डीलिंग विद लॉट ऑफ पीसेस ऑफ पेपर, बहुत सारे पीस ऑफ पेपर रहेंगे और कोई डिसीजन नहीं लोगे, then you will continue wasting your time। इसको इनबॉक्स जीरो टेक्निक भी बोलते हैं कि अपने ईमेल के इनबॉक्स को हमेशा जीरो करते चले जाओ, ये आपको बहुत मदद करेगा हमेशा। बहरहाल आगे चलते हैं कि इसको अच्छा करने के लिए एक और तरीका क्या है, टेक्नोलॉजी यूज करो, डिसीजन ऑटोमेटेड मेथड। इसको क्या बोलते हैं, ये बिकॉज टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप, TNS। आपकी जो ज्यादा से ज्यादा चीजें उनको पेपर पे मत लेके आओ, टेक्नोलॉजी पे ले आओ। आपका टैक्स है, बिलिंग है, ऑर्डर मैनेजमेंट है, सेल्स फोरकास्टिंग है, रिपोर्ट जनरेशन है, डेटा एनालिसिस है। मैंने अपनी कंपनी बड़ा बिजनेस में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी है। कि मैं लीड मैनेजमेंट कैसे होगा, कंप्लायंस है, हमारे को बजट बनाने हैं, कोई मार्केटिंग का कैंपेन है, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, इनवॉइसेस बनेंगे, किसी की छुट्टियां हैं, कौन छुट्टी ले रहा है, कितनी छुट्टी ले रहा है। अब हर एक आदमी से पूछ थोड़ी सकते हो कितनी छुट्टी लिया तू, अरे बहुत छुट्टी मार रहा है भैया, क्या चक्कर है तेरा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सब टेक्नोलॉजी पे हो जाना चाहिए। अप्रेजल टेक्नोलॉजी पे हो जाना चाहिए कि अगर तुम्हारी रेटिंग 3 स्टार है तो 10% तनख्वाह बढ़ेगी, 4 स्टार है 15% तनख्वाह बढ़ेगी, और तुम्हारी रेटिंग 5 में से 5 यानी कि 5 स्टार है तो 20% तनख्वाह बढ़ेगी। और अगर तुम्हारे को प्रमोशन भी मिला है तो 20 + 5 तुम्हारी 25% तनख्वाह बढ़ेगी। और अगर तुम आउटस्टैंडिंग टॉप 5% एम्प्लॉइज में से हो तो तुम्हारी तनख्वाह 30% बढ़ेगी। अब मॉडल सेट हो गया, अप्रेजल बिल्कुल सेट हो गया। रिक्रूटमेंट को, एम्प्लॉय अटेंडेंस को, एग्जिट फॉर्मेलिटी को, कॉम्पनसेशन को, सबको जितना ऑटोमेट कर सकते हो, जितनी बड़ी कंपनी होती जाए टेक्नोलॉजी बिल्ड करते चले जाओ। देखो लर्निंग के बिना अर्निंग या तो कम होगी या कभी होगी ही नहीं। इसीलिए मैं फिर सुझाव दूंगा, हमारे फेसबुक, वीलॉग और यूट्यूब चैनल पे, इन तीनों पे हम लोग बहुत कंटेंट डालते हैं, फ्री में डालते हैं, वहां पे नया नया कंटेंट डालते हैं, उससे आप लर्न करते रहो। ज्ञान के मोती बिखर रहे हैं, लूट लो 2-2 हाथ, मत रह जाओ वंचित, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट थोड़ी देर की और है, बात सब तो खत्म होने वाला है। सोच विचार सब करते हैं, समझ से बनती बात बार बार नहीं बताएंगे भाई मेरी, कि हम 1000 कस्टमर को हम लोग 10 लाख रुपए के प्रोडक्ट फ्री दे रहे हैं। अगर आप इस समय IBC के लिए पता करते हैं, डिले मत करिए, फोन नंबर आपके सामने है। वापस चलते हैं, पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी 50 टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी। अब हम छठे यूनिट पे आ गए, फाइनल यूनिट, ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन। कुछ लोग आलसी होते हैं, इतने आलसी होते हैं कि वो बहुत आलसी होते हैं। सी यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, आप केवल एक एक कदम तो चलो, जहां तक रास्ता दिखते जाए वहां तक चलते जाओ, वहां के आगे का रास्ता अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। छोटे छोटे स्टेप्स लो, प्रोक्रास्टिनेट मत करो, डिले मत करो। एक बार एक बूढ़ा आदमी मृत्यु की शैया पे पहुंच गया था, उसके सारे बच्चे, उसकी पत्नी आसपास आ गए, और बूढ़ा आदमी बोला कि अब मैं मरने वाला हूं। तो उसके बेटे आसपास थे सारे के सारे, तो उसका सबसे बड़ा बेटा बोला कि पिताजी, जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे को कोई ज्ञान की बात बताएं। पिता बोले, ज्ञान की बात तो मैं बताना चाहता हूं बेटा, पर मेरे पास समय कम है, मुझे कम से कम 3 से 5 घंटे और चाहिए तुम्हें ज्ञान की बात बताने के लिए। तो तुम कुछ पैसा खर्च करके मेरी उम्र 6 घंटा 5 घंटा बढ़ा सकते हो क्या? तो बेटे ने बोला, पिताजी मेरा पैसा क्या, आपका पैसा क्या, पूरी दुनिया का पैसा लगा के भी आपको जरा टाइम नहीं दिया जा सकता है। जैसे ही बेटे ने ये बोला, पिता ने आंख बंद करी और जवाब दिया कि मैं तुम्हें यही शिक्षा देना चाहता था, दिस इज द लेसन आई वांटेड टू गिव। और उसके बाद कमरे में शांति हो गई, पिता ने शरीर छोड़ दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा लेसन है कि अब कितना भी पैसा खर्च कर लो, टाइम वापस नहीं आएगा। समय इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है, आप इसे खरीद नहीं सकते हो लेकिन खर्च कर सकते हो।
खरीद नहीं सकते, खर्च कर सकते हो। आप इसे रख नहीं सकते लेकिन इस्तेमाल कर सकते हो। वो 1 सेकंड निकल गया तो वापस नहीं आ सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो है लेकिन बहुत थोड़ा है और आप इसको जमा नहीं कर सकते अपने पास, इसीलिए ये प्राइसलेस है। और प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, काम को डिले करना, काम को टालना, ये क्रेडिट कार्ड की तरह है। इस्तेमाल करते हुए तो मजा आता है, जब बिल आता है तो पता चलता है। कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज असैसिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन। असैसिनेशन मतलब हत्या। किसकी हत्या? आपने प्रोग्रेशन की हत्या कर दी है। इसीलिए चीजों को टालो मत। कुछ लोग इतने some people are lazy rulers of nation called procrastination। इतने आलसी होते हैं लोग, इतने आलसी। तो अगली स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। अगर इस हालत से बाहर निकलना है तो अपने लिए रिवॉर्ड्स रखो। बिल्ड रिवॉर्ड्स फॉर अर्ली ग्रेटिफिकेशन। कई बार क्या होता है, हमारा काम करने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि यार पता नहीं कब जाकर के काम कंप्लीट होगा, कब रिवॉर्ड मिलेगा, कब बेनिफिट मिलेगा। आप रोज योगा इसलिए नहीं करते क्योंकि एक दिन योगा करने से आप बाबा रामदेव नहीं बन जाओगे। रोज जिम इसलिए नहीं जाते क्योंकि आप 4 दिन 8 दिन जिम जाकर के कोई आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर तो बन नहीं जाओगे। तो इसीलिए लगता है यार बन तो रहा नहीं हूँ आर्नोल्ड, तो छोड़ो, नहीं जाता। और अगर आज नहीं जाऊंगा तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इस चक्कर में आदमी जाता नहीं, डिले करता है। तो छोटे छोटे रिवॉर्ड रखो अपने लिए। छोटे छोटे रिवॉर्ड रखोगे तो देखो आदमी करता क्यों नहीं है काम। 2 कारण से काम नहीं करता है, टालता है। एक कि उसे काम करना अच्छा नहीं लगता, दूसरा उसे काम करना आता नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दो तो स्पीड ब्रेकर को रिजॉल्व कर दो। कैसे करोगे? अर्ली ग्रेटिफिकेशन से। छोटी छोटी ग्रेटिफिकेशन, छोटे छोटे रिवॉर्ड रखो अपने लिए। इतना अचीव करूंगा तो ये मजा मिलेगा मुझे, इतना अचीव करूंगा तो आइसक्रीम खाऊंगा, इतना अचीव करूंगा तो घूमने जाऊंगा, इतना अचीव करूंगा तो ये मेरे को मिलना चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड रखोगे, अपने खुद के रिवॉर्ड अपने आप बना लो। टाइम इज द ओनली कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। आप कभी नहीं छोड़ सकते हैं इसको। अगली स्ट्रैटेजी, डू इट नाउ टेक्निक। डू इट नाउ टेक्निक क्या है? आप अगर कोई छोटी सिंगल एक्टिविटी और 2 मिनट में हो सकती है तो वैसे ही डिले मत करो, अभी कर दो। उसका थिंकिंग प्लानिंग मत करो, क्योंकि टाइम इतना स्लिपरी है कि मछली को भी आप कई बार अपने हाथ से पकड़ते हो, फिसल जाती है। हो सकता है मछली ना फिसले, पकड़ा जाए, लेकिन टाइम पक्का फिसल जाएगा। तो इसीलिए काल करे सो आज कर, कल करे सो परसों, ऐसा बोलते हैं लोग। इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों, नहीं भैया। कंटिन्यूअस एक्शन फ्यूल्स दी मोटिवेशन। कंटिन्यूअस एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन मोटिवेशन को किल कर देगा। एवरी टाइम यू चूज टू डू वन थिंग, यू ऑटोमेटिकली चूज नॉट टू डू मेनी अदर थिंग्स। इसलिए एक चीज काम की उठाओ और डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। लेकिन आप करते क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको इल्यूजन ऑफ परफेक्शन होता है। करूंगा तो परफेक्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये भी बड़ा लफड़ा है। ये मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है। कई एंटरप्रेन्योर जो है वो परफेक्ट काम करना चाहते हैं और परफेक्ट काम कुछ भी नहीं होता। परफेक्ट काम भगवान के लिए, आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम। ये बेकार का इल्यूजन, ये एक ऐसा इल्यूजन है जिसको कभी आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो आप काम को करो और हर बार इंप्रूव करते रहो, बाद में इंप्रूव करते जाओ, बाद में इंप्रूव करते चले जाओ। पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा। एक्सीलेंस इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एक्सीलेंस मेरे काम है और परफेक्शन भगवान का काम है। इंसान परफेक्ट काम नहीं करता है। नहीं तो क्या होता है कि आप परफेक्शन करने के चक्कर में लगे रहते हो, होता नहीं है तो बोर हो जाते हो। आप बोर हो जाते हो तो उसके बाद फिर आप काम छोड़ देते हो। फिर पर कोशिश करते हो कि परफेक्ट होता नहीं है, फिर बोर हो जाते हो, बोर हो जाते हो, फिर काम छोड़ देते हो। ये बड़ा एक लूप है कि परफेक्शनिज्म में क्या, करूंगा तो बहुत अच्छा करूंगा, बहुत अच्छा करूंगा, कोई जरूरत नहीं है। ये आपकी प्रोग्रेस को डिले कर देगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप बोर हो जाओगे। अब मैं नहीं करूंगा, करूंगा तो बहुत अच्छा करूंगा, मैं नहीं करूंगा, बहुत अच्छा करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अरे बीच का रास्ता निकाल के इंप्रूवमेंट करते चले जाओ। आप डिले कर रहे हो, टाइम थोड़ी डिले करेगा, वो तो निकल जाएगा हाथ से। क्योंकि अगर आप एक जगह पे खड़े हो गए और एक जगह पे थोड़ी देर भी खड़ा रहना पीछे जाने का सबसे अच्छा उपाय है। स्टैंडिंग स्टिल इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गोइंग बैकवर्ड्स। तो आपको प्रोग्रेस चाहिए, आगे चलना है। अब इसको करते कैसे हैं? इसके लिए आप टाइम लिमिट डालो। इसका बड़ा अच्छा लॉ है, पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ का मतलब क्या है? काम उतना ही एक्सपैंड होगा जितना टाइम अवेलेबल होगा। वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। काम उतना ही एक्सपैंड होता, नहीं तो काम इतना फैल जाता है। अब आप 1 महीने के काम को 1 साल दे दोगे तो 1 साल में कंप्लीट नहीं होगा। 1 महीने के काम को 2 साल दे दोगे तो वो 2 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा ही होता है हमेशा। 1 घंटे के काम को पूरा दिन दोगे तो पूरे दिन में भी खत्म नहीं होगा। तो काम को जितना टाइम लिमिट दोगे, काम उतने के अंदर एडजस्ट होकर कंप्लीट हो जाता है। अमाउंट दैट यू गिव टाइम टू योरसेल्फ टू कंप्लीट अ टास्क, वही अमाउंट ऑफ टाइम है जो कि कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है। ये टेक्निक ना प्रोक्रास्टिनेटर के लिए, आलसी आदमी के लिए बहुत बढ़िया टेक्निक है। ये उनके लिए, वो क्योंकि वो प्रेशर में आते हैं, काम फटाफट खत्म कर देते हैं। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, बिना चार्जर के काम करके देखो, बैटरी खत्म होने से पहले काम खत्म कर दोगे आप। आपको पता है बैटरी खत्म होने वाली, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। टाइम लिमिट डालते ही आदमी काम जल्दी खत्म कर देता है। मेरे एक दोस्त है, उनकी एक कंपनी है इन्वेंटो रोबोटिक्स, ये बैंगलोर में है कंपनी। वो रोबोट बनाते हैं, मित्रा रोबोट। उनको बाहर से प्रोजेक्ट मिलता है कि हमारे लिए 5 रोबोट बना दो, हमारे लिए 20 रोबोट बना दो, हमारे लिए 50 रोबोट बना दो।
तो वो कहते हैं हम किसी भी काम को डेडलाइन हम नहीं देते, हम क्लाइंट से लेते हैं डेडलाइन, और क्लाइंट की डेडलाइन के चक्कर में हम सब दिन रात लग करके काम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल डेडलाइन मिल गई। इसको बोलते हैं पार्किंसन लॉ। आपका काम उतना ही एक्सपैंड होगा जितना आप उसको टाइम दोगे। अगर आपने एक हफ्ते के काम को एक महीना करोगे तो 35 दिन में होगा, और अगर आप एक हफ्ते के काम को 2 दिन में करना चाहोगे तो दूसरे दिन भी हो जाएगा। तो यही तरीका है कि आप कमिटमेंट टेक्निक को फॉलो करो। इसको बोलते हैं कमिटमेंट टेक्निक। कमिटमेंट टेक्निक क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से टाइम लिमिट दे दो। आप देखो, आपको जब रुकना है ना, आप रुक जाते हो, लेकिन अगर आपने टाइम लिमिट दिया तो आप नहीं रुकोगे। तो आप एक डेडलाइन डालो, डेडलाइन डेडलाइन डेडलाइन, हर मीटिंग से पहले डेडलाइन, हर मीटिंग के बाद डेडलाइन। इससे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, अर्जेंसी क्रिएट होती है। अर्जेंसी क्रिएट होते ही अर्जेंसी डिफरेंशिएट करता है एक प्रैक्टिशनर में और प्रोक्रास्टिनेटर में। प्रैक्टिशनर आगे बढ़ता है, प्रोक्रास्टिनेटर आलसी आदमी पीछे चला जाता है, वही फर्क है। अगली स्ट्रैटेजी, इसको और इंप्रूव करने के लिए 18 मिनट्स SPR स्ट्रैटेजी। SPR का मतलब क्या है? शेड्यूलिंग, प्रोग्रेस एंड रिव्यू। अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करिए। बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये हर आदमी इंप्लीमेंट कर सकता है। आप सुनना मेरी बात को। पहले ना सुबह 5 मिनट निकाल लो, 5 मिनट निकालो शेड्यूल करने में। आज क्या करूंगा, आज क्या करूंगा, आज क्या करूंगा, आज क्या करूंगा। 5 मिनट में पूरे दिन को प्लान कर लो। फिर हर घंटे में 1 मिनट का ब्रेक लो, और 1 मिनट के ब्रेक में प्रोग्रेस देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक जा रहा है कि गलत जा रहा है, कुछ और कर रहा हूं कि यही कर रहा हूं, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं कि काम कर रहा हूं। तो आपने सुबह दिया 5 मिनट, हर एक घंटे पे 1 मिनट दिया, 8 घंटे आपने जैसे काम किया तो अपने 8 मिनट और दे दिए, और उसके बाद शाम को फिर से 5 मिनट दे दो। उसको बोलो रिव्यू। हाँ, वो तो पिछले 8 घंटे में मैंने जो किया ओवरऑल कितना प्रोडक्टिव था। तो सुबह के 5 मिनट शेड्यूल करो, दिन भर में हर घंटे में 1-1 मिनट दो, तो 8 मिनट हो गए, उसको प्रोग्रेस बोलेंगे। और आखिरी के 8 घंटों के बाद शाम को 5 मिनट दे दो, उसको बोलते हैं रिव्यू। तो आपने शेड्यूल किया सुबह 5 मिनट, आपने प्रोग्रेस दिया, दिन भर में चेक किया, दिन भर में 8 मिनट, और शाम को आपने रिव्यू किया 5 मिनट। तो 5-5 और बीच के 8, इसका मतलब टोटल हो गया 18 मिनट। 5, 10 और 5, 18 मिनट हो गया। 18 मिनट की प्लानिंग से आप पूरे दिन को कंट्रोल कर सकते हो। सुबह 5 मिनट, दिन भर में 8 मिनट, शाम को 5 मिनट, और कुछ नहीं करना है। टेक केयर ऑफ योर मिनट्स एंड आवर्स, इट विल टेक केयर ऑफ योर जॉब बाय देमसेल्व्स। वेरी सिंपल। हाँ, मुश्किल नहीं है। शेड्यूलिंग, प्रोग्रेस, रिव्यू, उसको बोलते हैं SPR स्ट्रैटेजी। इसको लिख लो भैया, शेड्यूलिंग, प्रोग्रेस, रिव्यू को। वीडियो चला जाएगा तो आपके हाथ नहीं आएगा। वैसे मेरे जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के वीडियोस हैं वो सबको फ्री मिल रहे हैं। जो हमारे साथ में BCP का प्रोग्राम कोर्स खरीदता है उनको सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड का कंटेंट हमेशा के लिए फ्री मिलता है। क्योंकि ये अदरवाइज हम लोग जो फ्री में दे रहे हैं वो एक बार देते हैं सबको, हमेशा पूरा अटेंड करने के लिए। 48वीं स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हैं MCD स्ट्रैटेजी, मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन। मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन मुझे बचपन से बहुत काम आया। मैं इतना तो जरूर करूंगा, इतना तो जरूर करूंगा। इस डिसिप्लिन का मतलब इतना ही होता है, इतना तो जरूर करूंगा, इतना तो करूंगा ही करूंगा, इतना तो जरूर करूंगा, इतना तो करूंगा ही करूंगा, इतना तो जरूर करूंगा। मतलब क्या हुआ? एक नॉन नेगोशिएबल MCD डाल दो आप, मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन होता है कि मेरा मिनिमम एक्सेप्टेड लेवल ऑफ एक्शन है, इतना लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिनिमम इतने कदम चलूंगा रोज वजन कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिनिमम इतने पेजेस पढ़ूंगा रोज किताब खत्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिनिमम इतने मिनट अपने परिवार के साथ रोज लगाऊंगा रिश्ते बनाए रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिनिमम इतने ग्लास पानी पीऊंगा ताकि मैं दिन भर हेल्दी रह सकूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिनिमम इतनी कैलोरी जरूर कंज्यूम करूंगा फिट रहने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं मिनिमम इतने घंटे के लिए स्पेंड करूंगा प्लान करने के लिए कि मेरा अगला दिन कैसे जाना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? इतना तो करूंगा ही करूंगा। तो वो मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन हो गया। और डोंट बी अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। हाँ, जब आप खड़े रहते हो तभी दिक्कत आती है। थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, बात बन जाएगी आपकी। क्योंकि ये मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन जो है ना, लेजीनेस को मार देता है, फाड़ देता है। ये लेजीनेस का दुश्मन है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लेजीनेस का दुश्मन है। नो मास्टरपीस वाज एवर क्रिएटेड बाय लेजी आर्टिस्ट। लेजी आर्टिस्ट थोड़ी कुछ बना सकता है कभी भी। लेजीनेस इज मदर ऑफ ऑल बैड हैबिट्स। लेजीनेस माँ है सारी की सारी बुरी आदतों की। आफ्टर ऑल शी इज अ मदर, वी शुड रिस्पेक्ट हर। नो, वी शुड नेवर रिस्पेक्ट हर। हाँ, एक चुटकुला भी था क्या कि अगर लेजीनेस मदर है सारी बैड हैबिट्स की, तो मदर को तो, माँ को तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। चुप कर, मेरी बात सुन। लेजीनेस से कभी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अमेचर जो होता है, जो बिल्कुल समझो एक कच्चा खिलाड़ी है, वो इंस्पिरेशन आने का वेट करता है, और एक लेजेंड वो उठ के काम पे निकल जाता है। इतना ही फर्क है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। देयर इज नो बेटर टाइम टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम। स्टार्ट इट राइट नाउ। हाँ, स्टार्ट इट राइट नाउ। एक बार एक आदमी मीटिंग के लिए आया, तो मीटिंग के लिए आधा घंटा लेट पहुंचा। हमने कहा भैया लेट हो गए आप? बोला कुछ नहीं सर, जो चाय आपने पिलानी थी वो मैं घर में ही पीने बैठ गया था, तो वही खत्म करके आया हूँ। आपके यहाँ चाय पिलाने का टाइम बच जाएगा। चालू आदमी, बहुत बढ़िया स्मार्ट आंसर दिया। एवरी एक्सक्यूज यू गिव, यू विल ऑल्सो बी एकोड, इट विल ऑल्सो बी एकोड इन योर हॉलो आउटकम्स। क्या मतलब हुआ इसका? जब भी आप एक बहाना मारते हो ना, ये बहाना वापस आपको भी मारेगा आकर के, जब आपको खोखले रिजल्ट्स आपकी जिंदगी को खोखला कर देंगे। ये इसका अर्थ हुआ।
चलो आते हैं, बस 2 बाकी रह गई हैं क्विकली। 49th है नॉट टू डू लिस्ट स्ट्रैटेजी। टू डू लिस्ट स्ट्रैटेजी सब समझाते हैं, मैं कह रहा हूं नॉट टू डू लिस्ट स्ट्रैटेजी। ये वो स्ट्रैटेजी है जो आपको डिस्ट्रैक्शंस वाले जो काम होते हैं उन सबको अपनी लिस्ट से बाहर करने की स्ट्रैटेजी है। मैं ये काम तो जरूर बिल्कुल नहीं करूंगा, ये सारे काम बिल्कुल, कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपका टाइम बहुत बर्बाद करते हैं, उनकी लिस्ट अलग से बना लो। ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा, उनसे नफरत करनी शुरू कर दो। आप उसकी लिस्ट बना लो, वो लिस्ट को हमेशा हैंडी रखो, जब भी आप वो काम कर देते हो गलती से टिक मार दो। अब जितनी बार टिक मारते हो आपको पता चल जाएगा कितनी बार आप डिस्ट्रैक्ट होकर के आप फालतू कामों में लग गए। काउंट द नंबर ऑफ टिक्स एट द एंड ऑफ द डे। जितना आप जैसे काउंट कर लोगे, यार इतनी बारी मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, इतनी बारी मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक दिन भर ऑफिस में नहीं देखूंगा, हाँ अब क्या है, जब मैंने देखा तो टिक कर दिया, जब मैंने देखा तो टिक कर दिया, तो पता चला यार मैंने डिसाइड किया था नहीं देखूंगा, उसके बावजूद 5 बार देख लिया। क्योंकि एक बार आप फेसबुक खोल देते हो, इंस्टाग्राम खोल देते हो, और एक बार आप टिकटॉक खोल देते हो, तो कहां से कहां अब वो शॉर्ट्स भी आने लग गए यूट्यूब वीडियो में है जी, और लोग गाने के साथ ही वीडियो बना देते हैं वहां पे, और फिर उसके बाद वो अगला देखते हो चलता रहता है, 30 सेकंड का होता है, और चलते वेट वॉचर्स यही करते हैं, वो अपनी लिस्ट बनाते हैं कैलोरी की। अगर मैंने फालतू गलत का आइटम खाया, आज एक गुलाब जामुन खाया, टिक मार दिया, जितने टिक हो गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट टू डू लिस्ट स्ट्रैटेजी है। और 50वीं स्ट्रैटेजी, द नाउ हैबिट। डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। अच्छे दिन आने वाले, कब आएंगे? अभी, नाउ, अभी। अच्छे दिन अभी आएंगे, कौन लाएगा? मैं लाऊंगा, नाउ। फ्यूचर हमेशा अनसर्टन है, डू इट नाउ। अपने फ्यूचर के साथ में खिलवाड़, गैम्बल मत करो, उसके साथ जुआ मत खेलो, डू इट नाउ। फ्यूचर किसी को आज तक प्रॉमिस नहीं किया, डू इट नाउ। लूजर जो है वो हमेशा इतिहास में, पास्ट में जिंदगी बताता है, यू डू इट नाउ। टुमारो, कल, फ्यूचर, इसने किसी को कभी प्रॉमिस नहीं किया, डू इट नाउ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, डू इट नाउ, कम ऑन। अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल विश कि मैंने कब शुरू कर दिया होता, इसलिए कह रहा हूं डू इट नाउ। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। जो आज करोगे उसी से भविष्य बनेगा, इसलिए डू इट नाउ, डू इट नाउ। इसके बाद खड़े होने के बाद, इस वेबिनार के बाद डिसाइड करो कि मैं कौन सी एक आदत को अभी से इंप्लीमेंट करूंगा, अभी से कौन सी एक आदत जो मेरी सारी जिंदगी बदल देगी, उसको अभी से इंप्लीमेंट करूंगा। यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज योर बिगिनिंग, नहीं कर सकते आप, बट यू कैन स्टार्ट नाउ एंड चेंज योर फ्यूचर, इसलिए डू इट नाउ। द वे यू गेट अहेड इज बाय स्टार्टिंग नाउ, इसलिए बोल रहा हूं डू इट नाउ। इफ यू स्टार्ट नाउ यू विल बिगिन सीइंग द रिजल्ट्स, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी शुरू कर दो, इसलिए कह रहा हूं डू इट नाउ, डू इट नाउ। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट टू बिकम ग्रेट, इसलिए डू इट नाउ। एवरी मिनट, एवरी ब्रेथ, हर एक सांस एक आपको उपहार है, गिफ्ट है, इसलिए कह रहा हूं डू इट नाउ। डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू बिकम परफेक्ट, नथिंग विल नेवर बिकम परफेक्ट, डू इट नाउ। अभी चालू करो, अच्छा समय कभी नहीं आएगा, अभी आएगा, अच्छा समय अभी है। टुडे इज द ब्यूटीफुल डे टू स्टार्ट, इसलिए कह रहा हूं डू इट नाउ। अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे, और अभी आ चुके हैं, इसीलिए अभी के अभी एक पावरफुल डिसीजन लो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और जाने से पहले मैं आज जो ग्राफी के प्लेटफॉर्म पे है उनको मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे आकर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। तमाम कंटेंट क्रिएटर्स को भी मैं बोलूंगा कि आप भी टीचर बनने का प्रयास करिए, और आप भी लोगों को आकर के सिखाइए कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और कितने अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। ग्राफी का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। एजुकेशन आपको हमेशा सफलता देगी, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो जिंदगी भर आपको सफलता देगी, इसलिए हमारे वीलॉग, हमारे मेन चैनल और हमारे फेसबुक को सब्सक्राइब करना ना भूले। फाइनली अगर आपको अच्छी लगी है 50 स्ट्रैटेजी जो हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी, एक फीडबैक वीडियो बनाइए, फटाफट से मोबाइल लीजिए, हाथ के हाथ अभी बनाइए, आपको जो अच्छा लगा उसके बारे में बोलिए। आपको हमारी तारीफ करनी है तो उसके बारे में खुल के बोलिए, और इतना लिख दीजिए नीचे, रिव्यू एंड फीडबैक ऑफ सेमिनार बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस। अपने यूट्यूब पे टाइटल टैग पे ऐसा लिख दीजिए, रिव्यू एंड फीडबैक ऑफ सेमिनार बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड बड़ा बिजनेस। और इसको आप ट्विटर पे भी शेयर करिए, मेरे को भी टैग करिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस को टैग करिए, टाइम मैनेजमेंट और हैशटैग डॉक्टर विवेक बिंद्रा वहां डालिए। और जैसे कि पिछली दफा भी हमने 50 लोगों को फ्री कोर्स दिए थे, उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। हम आपको भी फ्री कोर्सेज देंगे अगर आपके वीडियोस को शेयर करने पे व्यूज आते हैं, लोग देखते हैं और आपके वीडियो की तारीफ की जाती है। आपके वीडियोस को हम सिलेक्ट करेंगे, आप अच्छे वीडियोस हमारे लिए बनाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस फ्री इवेंट को आकर के अटेंड करके जीवन को लाभान्वित करने के लिए, अगर आप हमारे साथ में इस IBC 4.0 जहां पे हम 10 लाख रुपए के कोर्स फ्री दे रहे हैं उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक कम ऑन बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने आपको 50 टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बताया, ये आपको बिजनेस बड़ा करने में हेल्प करेंगी। एंड हियर वी कंक्लूड आवर अटेम्प्ट फॉर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल।